हेलो भाई, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैपेसिटर अर्थात जो संधारित्र होता है उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैपेसिटर दो कंडक्टर्स के द्वारा कैसे बनता है। ये सारे टॉपिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है, गोलीय संधारित्र जो होता है, उसके केसेस होते हैं 3 केसेस। उनके मैंने आपको फर्स्ट 2 केस बता दिए थे और जो थर्ड वाला केस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले माय चैनल नेम ऑन यूट्यूब इज फिजिक्स बाय सतीश चंद। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि एक केस ये था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है, इसके कोसेंट्रिक अर्थात इसी पर इसका केंद्र है। तो यहाँ पर एक दूसरा था, इस वाले की मैंने यहाँ पर की थी अर्थिंग। और दूसरा मैंने आपको केस बताया था कि एक ये कंडक्टर था इनर आउटर और इसमें इनर वाले की मैंने यहाँ पे अर्थिंग की थी। और थर्ड वन केस था कि एक कंडक्टर यहाँ पर था स्फेरिकल, एक कंडक्टर यहाँ पर था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था और इसके पास में यहाँ से इसको आने से इसका इंड्यूस हुआ, फिर इसकी यहाँ पर अर्थिंग हुई। फिर अर्थिंग वाले पॉइंट को हटाते हैं तो उसके बाद जो इस पर माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था वो इस पर यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो ये थे स्फेरिकल कैपेसिटर के 3 केस थे। इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस पर यहाँ पर, तो जो आउटर वाला अर्थात जो बड़े वाला स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू थी Q डैश, और इसका मान Q था, इसका मान Q डैश है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू माइनस Q डैश के बराबर आई थी। ठीक है ना। और अगर ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आती हैं तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म होती है कि इट इज ए कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि 2 सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप वाले ऐसे कंडक्टर जिनमें एक के आने से दूसरे की जो कैपेसिटेंस में इंक्रीजमेंट होता है उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो अब ये जो दूसरे वाला था यहाँ पे और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में a माइनस बी था। ठीक है ना। अब इसमें मैं थोड़ा आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा अगर बताता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ से मैं c इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं b का इसमें डिब्बा यहाँ पे था b माइनस a था, b माइनस a के बराबर था। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 1 माइनस a अपॉन b, क्योंकि ये जो b है मैंने इसका डिवाइड इसमें कर दिया और इसमें कर दिया। ठीक है ना। ये हमारा स्फेरिकल जो कैपेसिटर था, जो हमारा गोलीय संधारित्र था, उसका ये पहला केस था। ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। और इसकी जो हमारी फाइनली पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में जो कैपेसिटेंस आई थी, धारिता का मान इतना था। इसमें अगर मैं यहाँ से b को इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि अगर b की वैल्यू मैं इनफाइनाइट मानता हूँ, अर्थात जो आउटर स्फीयर है, जो बड़े वाला स्फीयर है, अगर उसकी रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ से इट विल बिकम 0 और इसकी वैल्यू आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a के बराबर आ जाएगी यहाँ पे। तो इस चीज़ से हमें एक बात पता लगती है कि अब ये जो कैपेसिटेंस आई है यहाँ से, ये क्या आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a के बराबर है। तो इट इज़ द ओनली कैपेसिटेंस ऑफ इनर स्फेरिकल कंडक्टर। जो अंदर वाला आपका जो गोलीय चालक है उसकी धारिता के बराबर आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। पॉइंट क्या है वो कि कोई भी जो गोलीय चालक होता है वो अपने आप में एक संधारित्र ही होता है, बशर्ते जो दूसरा चालक है उसका जो आकार है, उसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि each spherical conductor is a capacitor, क्योंकि कैपेसिटर भी और कंडक्टर भी क्या है कि कंडक्टर अकेला ही यहाँ पर होता है और कैपेसिटर में 2 सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप वाले जो कंडक्टर होते हैं उनसे बनता है आपका कैपेसिटर। तो ईच स्फेरिकल कंडक्टर इज ए कैपेसिटर with 1 conductor of
इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हर गोलीय चालक अपने आप में एक पूर्ण संधारित्र होता है, बशर्ते जो दूसरे वाला जो चालक है उसका जो गोलीय चालक है उसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होती है। यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट आता है। तो यहाँ पर इसको मैं दूसरा स्टेप से भी लिख सकता हूँ कि अगर B और A जो है आपके, B और A की वैल्यू, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ से आपको बता दिया, और सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूँ कि इफ A एंड B आर वेरी लार्ज, अर्थात A और B जो हैं, A कौन सी थी, अंदर वाले गोलीय चालक की रेडियस थी और B बाहर वाले की थी। इफ A एंड B आर वेरी लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा हैं, ये बड़े हैं, बट लेकिन जो इनका अंतर है अर्थात B माइनस A की जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट कोई वैल्यू है, अर्थात एक ऐसी कोई मान है जिसको हम ईजिली माप सकते हैं, और ये अगर मैंने माप यहाँ पे मान लेता हूँ कि स्मॉल d के बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB जो है, आपको इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको इस वाले पॉइंट में बताया था कि हर गोलीय चालक जो है वो अपने आप में पूर्ण संधारित्र होता है, बशर्ते जो बाहर वाला जो गोलीय चालक है उसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होती है। इसलिए आपका क्या है, इस वाले दूसरे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर A और B की वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो वेरी लार्ज, बट लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो फाइनाइट कोई वैल्यू है, अर्थात एक कोई फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, क्योंकि A एंड B बोथ आर वेरी लार्ज, अर्थात ये A और B दोनों के मान बहुत ज़्यादा हैं, तो A विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू B, और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर के बराबर भी आएगी। अब ये क्या है आपका, ये किसी भी गोले का क्षेत्रफल की वैल्यू होती है, अर्थात इट इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थात किसी गोलीय चालक का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज A। अब यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ जाती है, तो C विल बिकम इक्वल टू यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं हटाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एरिया, क्योंकि हम क्षेत्रफल के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा एरिया, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A है, तो C विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये आपको पता है कि ये जो धारिता आती है, ये जो आपकी कैपेसिटेंस आती है, वो एक समांतर प्लेट संधारित्र की आती है, अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आती है। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, इन्हीं में से जितने भी एग्जाम आपके एयरफोर्स में या कोई भी एग्जाम आता है, IIT वगैरह या मेडिकल जो भी है, तो यहाँ पर ये वाला केस हमें बताता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि क्या कोई स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो एक कैपेसिटर होता है, तो इसका जवाब होता है हाँ होता है, बशर्ते उसमें जो दूसरे वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होती है। इसमें क्या आता है आपका कि अगर मैं A और B दोनों की वैल्यू को बहुत ज़्यादा मान लेता हूँ, दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं, अप्रोक्सीमेट, और इन दोनों का जो अंतर है वो एक कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो धारिता का मान आता है, वो आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर आता है, जो कि आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक गोलीय संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की भांति व्यवहार करता है यदि चालकों की त्रिज्या बहुत अधिक हो, बहुत ज़्यादा हो, अप्रोक्सीमेट, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ए स्फेरिकल कैपेसिटर विल आल्सो बिहेव एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली व्हेन if the radius of both spherical conductors are very large।
तो ये थे आपका, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे। तो ये कल का फर्स्ट केस था, इसमें मैंने 2-1 पॉइंट आपको आज एक्स्ट्रा बता दिए हैं। इसके बाद में आ जाता है सेकंड वाले केस में बताया था कि ये जो आपका बनता है यहाँ पे सेकंड वाले केस में अगर अंदर वाले कंडक्टर की अर्थिंग यहाँ पर होती है तो यहाँ से आपका क्या है कि ये जो अंदर वाला जो कंडक्टर है आपका ये वाला, तो यहाँ से इस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आई थी वो आपकी Q डैश की वैल्यू जो थी वो Q से अलग थी, अर्थात जो इंड्यूस्ड चार्ज था वो इंडक्टिव चार्ज से अलग था। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि इट इज़ नॉट ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होने के बजाय ये दो कैपेसिटर्स का एक संयोग था जो कि एक दूसरे के समांतर में थे। अब यहाँ से आपका थर्ड वन केस आ जाता है। अगर ये आपका कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने इसको सप्लाई किया और यहाँ पर दूसरा कंडक्टर है, इस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है। यहाँ पे इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज माइनस Q है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, ये दोनों के सेंटर है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट पर या कोई भी बॉडी पर जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू है वो इतने के बराबर आती है। ये आपका इंड्यूस्ड चार्ज है, ये आपका इंडक्टिव चार्ज है। इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा है, जो इंडक्शन के बाद में एराइज होता है अर्थात उत्पन्न होता है यहाँ पे। तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q के। अब क्योंकि ये आपका एक चालक है, कंडक्टर है, तो यहाँ पर K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अर्थात कोई भी जो चालक होता है कंडक्टर में उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से आपका Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस Q, अर्थात दोनों पे चार्ज इक्वल है और अपोजिट है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो एक कैपेसिटर होने की सबसे इसेंशियल कंडीशन है कि दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज ए कैपेसिटर। ये जो आपके पास में संयोग है अर्थात जो सिस्टम है वो एक संधारित्र है। अब यहाँ पे हमें निकालनी क्या है, इसकी धारिता, कुल धारिता। तो यहाँ पर आपका क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं कि इट विल बी इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर होती है। ये एनर्जी एक अकेले कोई चालक की है, अकेला कोई कंडक्टर है उसकी होती है। और यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू हम Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर के बजाय QV के बराबर करते हैं। और ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है वो तब होती है कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर। तो जो हमारे पास में पूरा सिस्टम है, अगर इसकी मैं टोटल एनर्जी निकालता हूँ, कुल ऊर्जा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से कुल ऊर्जा का मान, तो सबसे पहला पॉइंट है 1/2 Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और V की वैल्यू आपकी कितनी है, इस वाले कंडक्टर में अगर मैं रेडियस इसकी A मान लेता हूँ, इस वाले की B अगर मानता हूँ, तो यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर प्लस, क्योंकि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी प्लस दोनों के जो कंबाइंड चार्ज से जो हमने जो ये सिस्टम बनाया उसकी कुल टोटल एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर इस वाले की बात होती है तो 1/2 माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी के बराबर प्लस यहाँ से आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन दोनों के बीच की दूरी D, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी अगर कोई एक चालक है, कंडक्टर है, उस पर इसकी वैल्यू U इक्वल टू 1/2 QV के बराबर है। और अगर दो चार्जेज हैं उनके कारण अगर आपको कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर।
इसकी एनर्जी आपकी ये आ जाएगी और सेकंड वाले की ये है, और दोनों के जो कंबाइंड से जो एनर्जी अर्थात जो वर्क होगा, एनर्जी जो होगी वो आपकी इतने के बराबर है। तो यहाँ से आपके टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी कॉमन, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन और कर देता हूँ तो 1 अपॉन ए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 1 अपॉन बी, और ये आपका -2 अपॉन डी के बराबर। अब ये जो आपकी टोटल एनर्जी है इट विल बी इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन सी के बराबर। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर को काटता हूँ, 2 से 2 को यहाँ पे, तो कुल टोटल धारिता जो है इस पूरे सिस्टम की C विल बी इक्वल टू, तो ये आपका पलट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी के बराबर। ये है आपकी कुल टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ये जो आपका बना हुआ है सिस्टम, इसकी कुल टोटल धारिता है ये, ठीक है ना। तो ये थे आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के 3 केस थे, और 3 केस हमारे क्लियर हो चुके हैं। पहले वाला केस का मैंने आपको बताया ही था, और सेकंड वाले में वो एक कैपेसिटर होने के बजाय वो 2 कैपेसिटर अर्थात संधारित्रों का वो संयोग था, और ये आपका थर्ड वन केस है। इसमें क्या है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो इसकी जो हमने धारिता का मान फाइंड किया है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वो हमने एनर्जी के बेसिस पे किया है, क्योंकि कुल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ ए प्लस टोटल दैट ऑफ बी एंड प्लस दैट ऑफ ए एंड बी कंबाइंड। तो यहाँ से ये जो आपकी कुल टोटल वैल्यू आती है वो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन सी के बराबर आएगी। तो यहाँ से Q को काटने के बाद में C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी। अब यहाँ पर अगर मैं एक केस को और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर मान लेता हूँ कि यदि D इज़ वेरी लार्ज, अर्थात दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इट विल बिकम 0, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी। तो C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है ना। यहाँ से अब इसको अगर आगे हम यहाँ पर और वेरीफाई करते हैं तो C विल बी इक्वल टू, यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कि यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ जाती है तो 1 अपॉन C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी 1 अपॉन सी विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से आपका तो अब ये क्या आपकी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, ये क्या आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो दैट मीन्स ये आपका आता है कि ये आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस कार से अगर इन दोनों चालकों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये हमारे एक 2 संधारित्रों के एक संयोग के भांति व्यवहार करेगा, जो कि आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको नोट करना है कि यदि दोनों चालकों के बीच की दूरी इनफाइनाइट है अर्थात बहुत ज़्यादा है, तो यह निकाय, यह सिस्टम 2 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर होगा। तो इसको बोल सकते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ तक की वीडियो मैंने आपको पूरा जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बता दिया है, और जो इस चैप्टर के आगे वाले पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर ये समझ में आता है तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके गाइस, थैंक यू।